इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो दो अधातुओं के मिलने से बनते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला जो एग्जांपल है वो है आपका नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, दो नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्रोजन का अणु जो है वो बनता है। तो पहला नाइट्रोजन ये भी क्या है आपका नॉन मेटल है। ठीक है, दूसरा भी क्या है आपका नॉन मेटल है। दोनों के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसी प्रकार आपका O2 में देखते हैं तो एक ऑक्सीजन जो होता है वो आपका क्या है नॉन मेटल है। दूसरे ऑक्सीजन यानी कि नॉन मेटल से रिएक्शन करेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। उसी प्रकार PCl3 में क्या होता है, फास्फोरस एक नॉन मेटल है। ये 3 क्लोरीन के साथ क्या करता है, PCl3 का निर्माण करता है। तीनों क्लोरीन क्या है आपका नॉन मेटल है। तो यहाँ पर देखते हैं जो भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो दो नॉन मेटल के बीच बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब दो परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन करते हैं तब उनके मध्य जो बंध बनता है उसी को हम लोग सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, दो एटम या दो परमाणु रहेंगे, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, आपका कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन एक्सेप्शन होता है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। क्योंकि हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन का नियरेस्ट जो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है आपका हीलियम का, और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अगर H2 बनाता है तो H2 के फॉर्मेशन के बाद इसके पास वैलेंस शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फिर भी ये कैसा रहता है, स्टेबल रहता है। इसको हम लोग डुप्लेट बोलते हैं। ठीक है, बाकी सब में क्या होता है, आपका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बीच जो फोर्स काम करता है वो होता है आपका विक वान डर वाल फोर्स। ये आपको यहाँ पे या कहीं पे आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, दो जो एटम्स रहते हैं, दो मॉलिक्यूल रहते हैं, उनके बीच जो फोर्स कार्य करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो फोर्स होता है जो कोवैलेंट बॉन्ड में लगता है वो आयनिक बॉन्ड की अपेक्षा बहुत कम होता है। आयनिक बॉन्ड में जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब दो परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन होता है तो उसके मध्य एक सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। क्या बोल रहा है, दो एटम रहेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हाइड्रोजन, ये पहला H है, ये आपका दूसरा H है। ठीक है, दोनों H के बीच जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगले के साथ सहभाजन करेगा, तो दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब सीधे सीधे ये कहा जाए कि एक कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार अगर आपको दो कोवैलेंट बॉन्ड बनाना, जैसे कि ऑक्सीजन में बनता है, तो ऑक्सीजन में क्या होगा, पहले कोवैलेंट बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोवैलेंट बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर वो बना होता है। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन सहभाजन में भाग नहीं लेता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग पेयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एकांकी युग्म पेयर बोलते हैं। सहभाजन के पश्चात अणुओं का ऑक्टेट या फिर डुप्लेट पूर्ण होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि बाकी सब में क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन हाइड्रोजन में क्या बोलते हैं, उसको डुप्लेट बोलते हैं। जिसकी ऑक्टेट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो क्लोरीन अणु बनता है, ठीक है, Cl2 बनता है। तो Cl2 कैसे बनेगा, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ के जो वैलेंस शेल होता है उसमें होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। दूसरे क्लोरीन में भी क्या रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो ये इस इलेक्ट्रॉन का सहभाजन करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे। इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों Cl का यानी कि क्लोरीन का अधिकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दूसरे Cl का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, फाइनली क्या बन गया, आपका Cl2 बन गया। ठीक, जैसे कि इस कोवैलेंट बॉन्ड को समझने के लिए पूरा दो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है और PCl3 का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, वैलेंस शेल में उसके 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये आपका पहला नाइट्रोजन एटम, ये आपका दूसरा नाइट्रोजन एटम। पहले के वैलेंस शेल में कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में क्या होगा, 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों को कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, आपस में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से क्या होगा, आपका दोनों का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर इसको आप यहाँ से देखेंगे तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है,
1 2 3 4 5 नाइट्रोजन के पास है, 3 इसने ले लिया। अब दूसरे का देखते हैं यहाँ से, तो ये भी क्या होगा, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा। इस प्रकार से क्या होता है, आपका N2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं PCl5। तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 जो इलेक्ट्रॉन है वो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 और 5, ये क्या करेंगे, 3 क्लोरीन से रिएक्ट के साथ अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। जैसा कि अभी हम लोग देखा कि क्लोरीन के लास्ट में कितना होता है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। उसी प्रकार इनके पास भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। उसी प्रकार इसके पास भी क्या होगा, आपका 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का 3 कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण हुआ, तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होगा, पहले से 5 था, टोटल कितना हो गया इसके पास, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार तीनों क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन उसको फास्फोरस से मिला, और आपका क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से PCl3 का निर्माण होता है। बंधों की ऊर्जा का क्रम देख लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होगा तो उस कोवेलेंट बॉन्ड में जो बंध रहेंगे उसकी ऊर्जा का क्रम किस प्रकार से होता है। तीनों एग्जांपल को समझने के लिए मैं 3 एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। जिससे एकल बंध यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है, द्विबंध यानी कि आपका ऑक्सीजन, और त्रिबंध यानी कि आपका नाइट्रोजन, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। तो बंधों का जो ऊर्जा क्रम होगा, नाइट्रोजन का जो बंध ऊर्जा होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद द्विबंध वाले ऑक्सीजन का, उसके बाद आपका हाइड्रोजन का। मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उस बंध का ऊर्जा भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बंध की लंबाई। तो बंध की लंबाई के लिए भी उसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एक आपका हाइड्रोजन है, एक आपके पास ऑक्सीजन है, और एक आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बंध की लंबाई जो होता है बॉन्ड ऑर्डर के जस्ट अपोजिट होता है। तो त्रिबंध वाले का सबसे कम हो जाएगा, फिर द्विबंध वाले का, फिर सिंगल बॉन्ड वाले का। मतलब सिंगल बॉन्ड वाले का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड वाले का, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले का, ठीक है। उसी प्रकार अपन इसका क्रियाशीलता भी देख लेते हैं। तो क्रियाशीलता में अगर आपके पास एकल बंध हो तो उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है, फिर द्विबंध का, फिर त्रिबंध का। इसको समझने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक सिंगल का और एक त्रिबंध का। सिंगल बॉन्ड में देखते हैं CH4, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। सभी में क्या आपका सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर इसकी ये वैलेंस, इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये और रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन इसी की जगह मैं और एसिटिलीन या एथिलीन ले लेता हूँ, जैसे कि एसिटिलीन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है, मतलब ये क्या करेगा, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके आगे रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसकी क्रियाशीलता जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सहसंयोजी यौगिक यानी कि जो कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, उसके कुछ गुण देख लेते हैं। तो पहला गुण क्या बोलते हैं, ये प्रायः गैस या द्रव होते हैं, ठीक है। क्या होता है, गैस या द्रव होते हैं। अधिकतर जो होता है वो गैस होते हैं, कुछ जो होते हैं वो द्रव होते हैं, और जनरली जो द्रव होता है वो वोलेटाइल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि कुछ जो यौगिक होते हैं वो ठोस भी बनाते हैं, ठीक है। तो वो कब बनाएगा, जब उच्च अनुभार वाले यौगिक बनते हैं वो ठोस होते हैं। वो भी कैसे ठोस होते हैं, जनरली जो होता है वो सॉफ्ट ठोस होते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि इनके गलनांक एवं कथनांक जो होते हैं वो कम होते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि इनके बीच क्या होता है, आपका वान डेर वाल्स फोर्स काम करता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इनका जो गलनांक और कथनांक ऑलरेडी क्या होता है, कम हो जाता है, और ये द्रव अवस्था में रहते हैं, ठीक है। द्रव अवस्था में है या फिर आपका सॉफ्ट गैस अवस्था में है, तो इसके जो द्रव गलनांक और कथनांक होंगे वो कम ही होंगे। फोर्थ देखते हैं कि ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड रहते हैं जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जिसको बोलते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पोलरिटी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो पोलरिटी के लिए आप कोवेलेंट कंपाउंड को आप 2 भाग में बांट सकते हो, एक तो पोलर और नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर जो होता है वो एक प्रकार से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से संबंध रखता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर दोनों एटम का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा रहता है तो वो क्या होता है, पोलर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम देख लेते हैं HCl, जब HCl बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका क्लोरीन। अब क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या करेगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो इस पर पार्सली क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन में पार्सली क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर
जो ये बॉन्ड होता है वो कैसा कोवेलेंट बॉन्ड जो है किस प्रकार का है, पोलर है। तो ये क्या होगा, इसमें अपन विद्युत का सूचलक होता है, ठीक है। लेकिन अदर एग्जांपल और देखें, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन हो गया, इन सब में क्या होता है, विद्युत का चालन नहीं होता है। पांचवा देखते हैं, इनके जो दृढ़ एवं दैशिक बंध के कारण इसमें समावयवता पाया जाता है। कोई और किस प्रकार का समावयवता, स्थान समावयवता, ठीक है। अगर आपने समावयवता का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो आप एक बार उसको दूसरे वीडियो में देख लीजिए, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, ये बोलता है अध्रुवी कार्बनिक विलायक जैसे कि बेंजीन एवं CCl4, इन सब में क्या रहता है, कोवेलेंट जो कंपाउंड रहते हैं, कोवेलेंट जो होते हैं यौगिक, वो विलेय रहते हैं। लेकिन जो अविलेय किसमें रहेगा, जल, जैसे कुछ आयनिक विलायक रहेंगे, उन सब में क्या होगा, वो अविलेय होगा। 7 देखते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कुछ मात्रा में आयनिक गुण भी दर्शाता है, ठीक है। ये एक अच्छा प्रॉपर्टी है कि कुछ ऐसे कंपाउंड भी है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया कि HCl वगैरह हो गया, ये सब थोड़ा सा क्या करता है, आयनिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, ठीक है। इनमें रासायनिक अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है। अगर आप कोवेलेंट कंपाउंड में कोई रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो इसमें क्या होता है, बहुत मंद गति से होता है। उदाहरण देख लेते हैं लास्ट इसका, कि इस एग्जांपल कौन कौन से आते हैं आपके कोवेलेंट कंपाउंड के अंतर्गत। तो आता है आपका HCl हो गया, क्लोरीन हो गया, PCl3, CH4 यानी कि मेथेन, NH3 यानी कि अमोनिया, H2O यानी कि वाटर, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं CHCl3, ठीक है। ये सब इसी एग्जाम्पल है। इसमें से मैं कुछ एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। जैसे कि पहला है आपका HCl, तो HCl में क्या होगा, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। उसी प्रकार क्लोरीन जो होता है उसके वैलेंस शेल में क्या रहता है, 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे तो इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको मैं इस प्रकार से लिखूँ तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पर डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना उसको बोलते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दोनों जो एटम है उन्होंने अपने एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसा है, किस प्रकार का शेयरिंग है, इक्वल शेयरिंग है, ठीक है। हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, मतलब दोनों जो एटम होते हैं वो इक्वल शेयरिंग करते हैं, तब आपका कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया था कि एक क्लोरीन, ये पहला क्लोरीन है और ये आपका सेकंड क्लोरीन है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो क्लोरीन में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6 और ये 7, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, ये इस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। अब पहले वाले क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दूसरे वाले का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। थर्ड एग्जांपल इसी में देख लेते हैं, PCl3 का मैंने बता दिया। CH4 का देख लेते हैं। कार्बन CH4 में क्या होता है आपका, कार्बन में के वैलेंस शेल में क्या होता है आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। पहला हाइड्रोजन, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में क्या रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका वैलेंस शेल में तो 1 2 3 4 इस प्रकार से 4 कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करेंगे। उसी के बाद और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसकी उसी प्रकार देख लेते हैं H2O का। H2O में देख ले सेंट्रल मेटल आयन कौन सा आपका, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, अब शेयरिंग के बाद क्या हो गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार दूसरे हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन से, दोनों हाइड्रोजन से मिल गया, तो इसका भी क्या हो गया, यहाँ से ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से बाकी जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन भी होगा। तो बाकी मॉलिक्यूल को आप बना के देख लीजिएगा। बाकी सब में आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में ये 1 पहला हाइड्रोजन और ये आपको दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो H2 बन जाएगा। अभी ऑक्सीजन का देखते हैं तो ऑक्सीजन में भी मैंने बताया 6 जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी प्रकार यहाँ पे 1 2
3 4 5 6। तो यहाँ पे दोनों में 6 है। वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो पहले वाले का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, इस प्रकार से, और दूसरे वाले का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो बाकी एग्जाम्पल आप बना लीजिएगा। इस प्रकार से आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा।